नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात करेंगे सोने और चांदी, खासतौर से सोने की, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में $5,000 की तहलीज पर जा पहुंचा है। क्या रणनीति यहां से होनी चाहिए, इस पर करेंगे फोकस। साथ ही बात करेंगे रबर की, जहां पर प्राइस मोमेंटम थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया है, थोड़ी चाल फीकी पड़ी है। आउटलुक लेंगे रबर पर भी यहाँ से, और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लुंडबंग सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह, कोटक सिक्योरिटीज के वीपी कायनात चैनवाला और एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आगे रबर पर बातचीत करने के लिए। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और इनफैक्ट सबसे पहले तो गोल्ड के प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो हाल देखने को मिल रहा है और घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर इस समय जो प्राइसेस का रिएक्शन है। घरेलू बाजार में 1.25% की मजबूती है, 1,60,000 के नजदीक आ चुका है, उन्हीं लेवल्स के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो भाव है वो पूरी कोशिश कर रहा है $5,000 तक पहुंचने की। $4,960 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए ½ % की मजबूती के साथ। कुणाल, क्या कहेंगे? अच्छा, जिस तरीके का ये प्राइस रिएक्शन है, $5,000 गोल्ड जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट इतनी जल्दी ये शायद किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ये हो क्या रहा है? मतलब आपके हिसाब से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तेजी को कंसिस्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं? आई थिंक ये जो मेजर रीजन है वो है, हमने कल देखा था कि ट्रम्प साहब की ओर से यूरोपियन यूनियन को उन्होंने बोला था कि अगर हमारे बॉन्ड कोई भी बेचेगा तो दे विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। एक दिन पहले पोलैंड और डेनमार्क ने कहा था कि हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सामने गोल्ड बाय करेंगे और यूएस की ट्रेजरी बेचेंगे। सो जो हिसाब से यूएस और जापान की डेट मार्केट में जो क्राइसिस हो रही है, जो अभी ऑनगोइंग क्राइसिस है, वहां पे बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रहे हैं और वहां पे जो बॉन्ड मार्केट में क्राइसिस ब्रू हो रही है, डॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस इरोड होता जा रहा है, यूएस ट्रेजरी बिल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो गोल्ड इमर्ज हो रहा है विनर की तरह। आज नई नई सेंट्रल बैंक ये लेवल पे गोल्ड बाय करने आ रही है। जैसे पोलैंड ने 150 टन गोल्ड बाय करने के लिए बोला है। एट व्हाट रेट? $4,800 $4,900 पे गोल्ड लेने का स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। सो ये कहाँ पे एंड होगा? सो आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है कि क्राइसिस है बॉन्ड मार्केट में और जियोपॉलिटिकली पूरा केओस करके रखा है ट्रम्प साहब ने। तो इसके कारण गोल्ड में रिटेल लेड और इन्वेस्टमेंट डिमांड लेड रैली आ रही है और नई नई सेंट्रल बैंक ये रेट पे गोल्ड लेने के लिए आ रही है। तो इसके कारण गोल्ड में ये जो तेजी का जो मोमेंटम है वो बरकरार है। सबको लगता है कि यहाँ भी अटकेगा तो और $200 बढ़ता है। तो एज ऑफ नाउ कोई मंदी आने के ट्रिगर नजर नहीं आ रहे हैं और बाजार, जैसे आपने कहा राइटली, $5,000 बहुत इजी से टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा कायनात, आपकी राय क्या है और क्या सलाह आप इस समय अपने क्लाइंट्स को दे रही हैं? आई एम श्योर काफी एप्रीहेंशंस उन इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के मन में होंगी जो जिन्होंने पोजीशंस अब तक नहीं बनाई हैं या फिर जिनकी पोजीशंस हल की हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होंगे डेफिनेटली जो अच्छे प्रॉफिट्स पे होंगे। क्या सजेशन दोनों क्लाइंट्स को इस वक्त आप दे रही हैं? देखिए, फिलहाल गोल्ड की अगर हम जहाँ तक बात करें, हमने लास्ट 2-3 इयर्स में देखा है कि सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है उसमें तेजी आई है, स्पेशली जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था। एंड इन द नियर टर्म हमने वही देखा है कि जो डॉलर और यूएस को लेके जो एक आप बोल सकते हैं जो कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ है। एंड उसके कारण जो डॉलर डिबेसमेंट या जो मूव अवे फ्रॉम करेंसी एंड फिएट करेंसीज एंड बॉन्ड्स, उसके कारण भी गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। सो डेफिनेटली हमारा लॉन्ग टर्म व्यू तो बुलिश ही है, बट क्योंकि नियर टर्म में बहुत ज्यादा मार्केट्स चौपी रहे हैं, स्पेशली अहेड ऑफ द बजट, ये टू एंटर एट सच लेवल्स फॉर ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इफ यू आर एंटरिंग एट सच हाई लेवल्स, एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी रखना बहुत जरूरी है। तो हम हमारे क्लाइंट्स को वही कहते हैं कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करिए एट दीज लेवल्स। बट यस, डेफिनेटली ओवरऑल जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो ट्रिगर्स हैं और जो ये जो डॉलर डिबेसमेंट है या जो ये मूव हो रहा है फ्रॉम fiat currencies to hard assets and especially gold being a monetary metal, तो ये it's not something जो अभी थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, it's going to continue for years and उसके कारण गोल्ड का जो आउटलुक है वो काफी ज्यादा बुलिश है फॉर द कमिंग इयर्स। सो डेफिनेटली हम यही कह रहे हैं कि आप बाय ऑन डिप्स करिए एंड नियर टर्म में एक आप रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, कुणाल, अब आपकी सलाह क्या है नए इन्वेस्टर्स को और नए ट्रेडर्स को? क्या करें इस वक्त वो सोने में?
आई थिंक नए इन्वेस्टर्स को एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो ये लेवल्स पे सोना बाय कर रहे हैं तो कभी भी उनको एवरेज करने की जगह रखनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग ऑल टाइम हाई, और नए हाई पे हाई लगाते जा रहा है, कोई ना कोई रीजन आते जा रहा है, या विदाउट रीजन भी गोल्ड बढ़ रहा है। सो ऐसे टाइम पे अगर आपने $4,900 पे गोल्ड बाय किया है और कोई भी रीजन से कभी भी प्रॉफिट टेकिंग आता है या फॉल आता है या जो भी करेक्शन आता है, तो उसमें एवरेज करने के लिए जगह रखिए। गोल्ड और सिल्वर में दोनों में से अभी बेटर मुझे मेरिट के बेस पे गोल्ड लग रहा है, और ये जो तेजी का मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि रशिया, चाइना, इंडिया, ये जो भी ब्रिक्स इकोनॉमीज है ये गोल्ड बाई कर रही है। और जैसे मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अगर जो बॉन्ड मार्केट में क्राइसिस आती है तो आप सेफ्टी ढूंढने जाओगे तो आपके पास कोई सेफ विकल्प नहीं है। फर्स्ट टाइम कल मैंने जैसे एक न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जिसमें 50 ऑल जो आता है कि 52 वीक हाई, तो उसमें मुझे जो दिखाई दिया वो एक ही चीज दिखाई दी, गोल्ड ईटीएफ्स, नए नए गोल्ड ईटीएफ जहां पे स्टॉक आते हैं एनएसई के, जो तो वहां पे गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड के स्टॉक, एक दो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी। सो पूरा जो पहले जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो चुका है। अभी फिलहाल गोल्ड के सिवा कोई असेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छी तरह से। सो ऐसे माहौल में शॉर्ट जाना तो वेरी रिस्की, बट एट द सेम टाइम आप बाय करते हो तो नीचे में एवरेज करने की जगह जरूर रखिए। ओके, इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुणाल ने कहा कि आप खरीद रहे हैं तो एवरेज करने की गुंजाइश डेफिनेटली आपको रखनी है। अच्छा, अब सिल्वर की अगर हम बात करें तो आज भी इंटरनेशनल मार्केट्स में 3% ऊपर प्राइसेस हैं, और मतलब पिछले साल इतना चलने के बावजूद जनवरी में 30% के आसपास मेरे ख्याल से प्राइसेस कुणाल बढ़ गए होंगे सिल्वर के। और आप तो इनफैक्ट सिल्वर पर काफ़ी बुलिश रहे हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कंसिस्टेंटली सिल्वर पर ज़्यादा बेट किया है। अभी वो बायसनेस कम हुआ है क्या सिल्वर की तरफ इतने रनअप के बाद? हाँ, मतलब इट्स ऑल अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप देखेंगे कि सिल्वर 75-80,000 से बढ़ के आज 3.5 लाख के आसपास आ गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी सिल्वर को फेवर नहीं करता है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिल्वर मंदी हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि ये लेवल पे सिल्वर में लॉन्ग जाने के लिए आपके जो रिस्क फैक्टर्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिटर्न फैक्टर। तो इसलिए मैं ज्यादा प्रिफर गोल्ड करूंगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी आप देख लो, 105 था, मुझे याद है लास्ट फरवरी या मार्च महीने में 2005 रफली द गोल्ड सिल्वर रेशियो वाज 105, और आज वो रेशियो हो गया है ओनली 50। तो इतनी बड़ी मात्रा में सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है। मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में सिल्वर से आ सकता है। सो मैं मंदी में नहीं हूँ, बट मुझे ये रेट पे लेने के लिए कंफर्ट नहीं है। आपकी राय क्या है सिल्वर पर कायनात? जी, सिल्वर के केस में देखिए हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि सिल्वर बहुत ज्यादा एक वॉलेटाइल मेटल रहा है, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एज एन इंडस्ट्रियल मेटल आल्सो। सो ओवरऑल इसमें सिल्वर के केस में ये होता है कि आप अगर वॉलेटिलिटी को देखें तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, जो हमने रिसेंटली देखा भी है। एंड ऐड टू इट द प्रीमियम्स, अभी हम अगर एमसीएक्स पे देखें तो इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट लाइक 9% प्रीमियम टू कॉमेक्स। चाइनीज मार्केट्स में आप देखें तो 13% प्रीमियम्स पे कॉमेक्स से कंपेयर करें तो सिल्वर प्राइसेस चल रहे हैं। तो ये जो प्रीमियम्स है उसकी वजह से और एडेड वॉलेटिलिटी आ गई है ऑन एमसीएक्स, वेयर यू सी परफॉर्मेंस में डाइवर्जेंस है, जहां कॉमेक्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं कभी आप देखेंगे कि एमसीएक्स पे आपको वो तेजी नहीं देखने को मिलती है। तो ओवरऑल सिल्वर का जो इनहेरेंट वॉलेटिलिटी है डेफिनेटली इट मेक्स इट अ लॉट मोर रिस्कियर। बट यस, हैविंग सेड दैट, क्योंकि सिल्वर पे डिमांड ट्रिगर्स और सिल्वर का सप्लाई टाइटनेस जो कंसर्न्स है वो अभी भी बरकरार है, तो लॉन्ग टर्म में हम डेफिनेटली बुलिश रहेंगे। एंड एक अगर 100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है अगर वो क्रॉस होता है देन एक और अच्छी अपसाइड उसमें हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज कहीं से भी कोई भी इंडिकेशंस ऐसे नहीं आ रहे हैं कि प्राइसेस यहीं पे रुक जाएंगे, बिकॉज सप्लाई स्क्वीज भी है, इन्वेंट्रीज लो है। अगर आप डिमांड साइड पे देखें तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। बट यस, इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये रहेगा कि सिल्वर फॉलोज गोल्ड एंड यूएस इक्विटीज, नैस्डैक। सो अगर
यूएस इक्विटीज में कोई बहुत बड़ा पुल बैक आता है या करेक्शन आता है, तो उसके कारण आपको सिल्वर में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अदर देन दैट, ऑन इट्स ओन फंडामेंटल्स, माइक्रो फंडामेंटल्स, इट लुक्स वेरी पॉजिटिव फॉर द लॉन्ग रन। ओके अच्छा कुणाल, कल जो ये ईटीएफ्स में हुआ, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स में जो हमने देखा रिएक्शन, मैं उन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपकी सलाह चाहती हूँ जो गोल्ड फंड्स में या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप देखिए किस तरीके के फ्लोज हमने पिछले 6-8 महीनों में सर्ज होते हुए देखे हैं। अभी भी लोग खरीद रहे हैं रिटेल साइड पर स्पेशली, उनके लिए क्या सजेशन है गोल्ड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ्स को लेकर अब? So see, these are investment products, but investment products को आप ट्रेडिंग की तरह डील नहीं कर सकते हो। कल या पहले भी जब सिल्वर या गोल्ड ईटीएफ में है जो होता है, कल क्या हुआ था इंडिया में है, मॉर्निंग में सिल्वर के प्राइसेस एमसीएक्स पे 4% डाउन थे। सो देयर वाज अ सेंस ऑफ पैनिक दैट एवरीवन वांटेड टू गो आउट ऑफ द सिल्वर एट द सेम टाइम। तो जो लिक्विडिटी रहती है इसमें तो लिमिटेड रहती है, ये कोई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है कि जिसमें जैसे फ्यूचर में वॉल्यूम होता है ऐसे इसमें वॉल्यूम नहीं होता है, तो एक साथ सब पैनिक करने एग्जिट करने आ जाते हैं। तो वो टाइम पे जो बिड आस्क कोट होता है उसमें वाइड डिफरेंस हो जाता है और इसके कारण जैसा कल हमने देखा ऐसा हो जाता है। सो मेरी राय में निवेशकों को गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ के जो प्रोडक्ट्स है उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। जब प्राइजेस नीचे आता है तो पैनिक करके बेचना नहीं चाहिए। आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, कोई भी आप स्पॉट प्राइस देखोगे एक्सचेंज में या किधर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो टाइम पे अगर बहुत ज्यादा ईटीएफ रिएक्ट करते हैं तो वो टाइम पे पैनिक करके बेचना नहीं चाहिए, रुक जाना चाहिए। वो टाइम पे ऑटोमेटिकली जब स्टॉर्म काम होता है तो ईटीएफ में सैनिटी हम फिर से आते हुए देखते हैं। बट जब पैनिक होता है तब बेचना नहीं चाहिए, या बहुत भाव बढ़ गया तो पैनिक में ऊपर में लेना नहीं चाहिए। ये सब थोड़ा इन्वेस्टर्स को करना पड़ेगा ये ईटीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में। ओके चलिए, ये तो बात सोने चांदी की हुई। अब थोड़ी नजर बेस मेटल्स पर भी डालते हैं और आज के सेशन में भी देखेंगे तो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, स्पेशली निकल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कॉपर भी 0.1% ऊपर है, जिंक में भी ½ % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स में अभी आपके प्रिफर्ड चॉइस कायनात क्या है और क्या व्यू है एज अ पैक? बेस मेटल्स देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो डॉलर डिप्लेसमेंट का थीम है, ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी सपोर्टिव फॉर ऑल कमोडिटीज। सारे कमोडिटीज के लिए वो सपोर्टिव है क्योंकि वो डॉलर को वीक करता है। सो एक ओवरऑल कमोडिटीज के लिए तो पॉजिटिव ही है। अगर मैं स्पेसिफिकली कॉपर की बात करूं तो देखिए, अभी रिसेंटली कॉपर में कुछ सप्लाई कंसर्न्स जो ईज हुए हैं उसका हमें इम्पैक्ट स्प्रेड्स पे देखने को मिला है। सो जो एलएमई कॉपर के जो कैश टू सीमेंट स्प्रेड्स होते हैं वो ईज हुए हैं, इट्स कम डाउन टू इट्स कम बैक इनटू कॉन्टाइंगो। और तो ये थोड़े नियर टर्म के आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक ईजिंग हो सकता है, बट ओवरऑल द ट्रेंड रिमेन्स बुलिश। एंड अभी फिलहाल के लिए भी कॉपर रिमेन्स पिक अमंगस्ट बेस मेटल्स, एंड वी एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा सा फेब कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप बाय करके चल रहे हैं तो आप 1300 के लेवल से बाय कर सकते हैं एंड स्टॉप 1280 का लगा के 1350 के टारगेट्स के लिए कॉपर में अभी पोजीशन ले सकते हैं। ओके कुणाल, आपकी प्रिफर्ड चॉइस एज यूजुअल कॉपर रहेगा या कहीं और बेट कर रहे हैं अभी? कॉपर रिलेटिवली बेटर है, बट कॉपर में एक माइन जो बंद थी इंडोनेशिया में वो स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में कॉपर पे प्रेशर रहेगा। 15-20 रुपए नीचे जाता है तो कॉपर इज अ गुड बाय। ओके चलिए, तो ये बात हुई बेस मेटल्स की, साथ ही सोने चांदी की। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। कुणाल, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। कायनात हमारे साथ बनी रहेंगी। ब्रेक के उस पार भी बात करेंगे बाकी स्ट्रैटेजीज की, रबर पर भी करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और बात करेंगे पहले रबर की। इंटरनेशनल मार्केट में रबर की कीमतों में आई गिरावट और बजट से एक्सपेक्टेशंस क्या है सेक्टर की, उस पर बातचीत करेंगे। एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छा, इनफैक्ट जब 2026 की शुरुआत हुई थी तो एकाएक जो एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था नेशनल रबर में, डिमांड पॉजिटिव हुई थी, एशियन टाइट सप्लाई थी, जिसके कारण सपोर्ट मिला था प्राइसेस को। लेकिन अब जो वापस प्रेशर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, अगेन प्राइसेस दिसंबर 2025 के लोज पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या वजह आप देखते हैं और क्या आउटलुक है यहाँ से? नमस्कार मनीषा। बेसिकली एक तो वो जियोपॉलिटिकल जो चल रहा है अनसर्टेनिटी, वो एक कारण है, लेकिन उससे भी बड़ा एक कारण है EUDR कर गया, विच इज बेसिकली यूरोपियन यूनियन का डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन।
जो कि 1 जनवरी 2026 से आना था। अंडर दिस रेगुलेशन ये था कि जो भी रबर यूरोप को सप्लाई किया जाएगा उनको डिफोरेस्टेशन नहीं हो रहा है ऐसा एक सर्टिफिकेट देना होता था। ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट सा बन गया था, इसमें रबर में प्रीमियम था। तो अभी रिसेंटली उनने वो पोस्टपोन कर दिया। वो पोस्टपोन करने के कारण इंटरनेशनल प्राइसेस में एक प्रेशर आया है एंड इसलिए वो अभी घटी हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट में देखें तो इंडियन मार्केट में जो कि 185-86 था 2-3 हफ्ते पहले, अभी ऑलरेडी 195 है एंड इनफैक्ट गेटिंग क्लोजर टू 198 नाउ। एंड आई हैव जनरल ये है कि अभी प्रोडक्शन कम है। इंडिया में ऑलरेडी प्रोडक्शन अबाउट 6-7% कम है। तो यहाँ से प्राइसेस फर्म ही होने चाहिए। वी एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू हिट एटलीस्ट 205-210 इन द नेक्स्ट मे बी अ मंथ और सो। ओके अच्छा, डिमांड फ्रंट पर किस तरीके की सिचुएशन है? अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें या इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, हमने डिमांड में सर्च तो देखा था पहले, बट अभी एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? डिमांड एक्चुअली डिमांड से ज़्यादा सप्लाई अभी टाइट होनी शुरू हो रही है, बिकॉज अभी जो विंटरिंग करके जो प्रोसेस होता है रबर में, इस टाइम पे प्रोडक्शन कम हो जाता है। एंड रीसेंट फ्यू मंथ्स में बिकॉज प्राइसेस इतनी सॉफ्ट हो गई थी, टैपिंग भी केरला में थोड़ी कम हो गई थी। पिछले 1-1.5 हफ्ते में जब थोड़ा पिकअप आ रहा है मार्केट में, टैपिंग फिर से शुरू हो रही है, थोड़ा थोड़ा सप्लाई आना शुरू होगा। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाए तो काफ़ी कम है इस बार। जैसे इंडिया का टोटल इज अबाउट 770,000 टन्स के अराउंड होता है, जो ऑलरेडी 740 टन्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ऑलरेडी मतलब 5-7% प्रोडक्शन कम लग रहा है। एंड इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया में पिछले 2-3 साल से प्रोडक्शन कम ही हो रहा है, अफ्रीका में प्रोडक्शन स्टेडी है, इंडिया में कम है। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा हैं, इसके कारण रबर प्राइसेस शुड गो अप। ओके और साथ ही अक्षय जी, बजट क्योंकि नज़दीकी है, एज वन ऑफ द इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी या फिर क्या विश लिस्ट है? विश लिस्ट इन द सेंस प्राइसेस एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा ही हैं, बट ओवरऑल रबर में एक रिलीफ अगर कुछ आता हो, विल बी हैप्पी। not expecting anything much from the budget as far as rubber is concerned. I think ये जो डॉलर जो बढ़ रहा है वो भी एक प्रेशर आ रहा है इंडिया में। जो डॉलर अभी 91-91.50 हो गया है, उसके कारण भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं। इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, मतलब इंपोर्ट्स वायबल नहीं हो रहा है अभी। तो ओवरऑल अगर थोड़ा रुपी अगर स्ट्रांग हो, देन आई थिंक थिंग्स माइट गेट बेटर। बजट से चलिए शुक्रिया अक्षय, आप ओके ठीक है, फेयर एनफ। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। कायनात हमारे साथ बनी हुई है। कायनात से क्विकली एक बार एनर्जी पैक पर राय ले लेते हैं, स्पेशली नेचुरल गैस पर क्या राय उनकी रहेगी? 4-5 सेशन का रनअप के बाद आज थोड़ा सुस्ता रहा है, 3% नीचे है नेचुरल गैस के भाव, 6% नीचे इनफैक्ट अब आ चुके हैं। नेचर हालांकि इस कमोडिटी का इस तरीके का ही है, वाइल्ड मूव्स देने का, बट क्या व्यू है अब करंट लेवल से? फिलहाल अभी हमारा कोई एनजी पे कोई कॉल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ही वाइल्ड रन रहा है एनजी का। इन द लास्ट फ्यू सेशंस ऑलमोस्ट 75-80% का इंक्रीज हमने देखा है, बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस का जो शिफ्ट आया है। बिकॉज अगर आप देखें तो 1 हफ्ते पहले तक थोड़े सा वार्मर वेदर फोरकास्ट थे, ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि आर्कटिक कोल्ड एंड कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड वेदर कंडीशंस की एक्सपेक्टेशंस आ रही है, जिसके कारण 2 चीजें हुई है। एक, क्योंकि हीटिंग डिमांड प्रोस्पेक्ट्स उसके काफी ज्यादा ब्राइटन हो गए, जिसके कारण ये तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ अभी एक्सपेक्टेशन ये बन रही है कि उसकी वजह से इन्वेंट्रीज भी जो 5-year एवरेज के ऊपर चल रही थी अब तक, शायद अब वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो, बट इट रिमेन्स अ वेरी वॉलेटाइल काउंटर एज ऑफ नाउ। तो अभी फिलहाल हमारा इसमें कोई ट्रेड नहीं है। ओके चलिए, शुक्रिया कायनात आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप पे तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।